नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और इसमें से देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर दे पाते हैं। तो चलिए आप और हम मिलके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनके सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पहले तो हम वायुदाब नापने वाला जो यंत्र है उसे देख लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके का यंत्र होता है जिससे वायुदाब नापा जाता है। और वायुदाब नापने वाला यंत्र ये हम किस नाम से इसे जानते हैं? इसे हम बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। और जो ये सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं। और थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? मानव शरीर का तापमान नापते हैं। और हाइग्रोमीटर से क्या होता है? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को नापा जाता है। तो वायुदाब नापने वाला यंत्र का क्या नाम है? बैरोमीटर है। इसके साथ साथ आप सभी लोग ये यंत्र भी याद रखिएगा और इनका क्या यूज है ये भी याद रखिएगा। बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। और कपास के पौधों में क्या होता है? बेसिलस थुरिजेंसिस, जिसे शॉर्ट में बीटी कहते हैं। बीटी ये होता है बेसिलस थुरिजेंसिस, जीवाणु की उत्पत्ति होती है जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है वो क्या है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण यही होता है। और SO2 क्या है कि उद्योगों तथा वाहनों में उत्सर्जित होता है। और SO2 से जो नुकसान होता है वो फसलों और इमारतों को बहुत क्षति पहुंचती है, जिससे क्या होता है कि उनका कलर भी उड़ने लगता है इमारतों का। और सल्फर से जो है स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। तो और अम्लीय सबसे बड़ा रीजन जो ये इसका एसिडिक रेन जो होता है, इसी की वजह से जो हमारे इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट प्लेसेस हैं, वो सारे प्रभावित हो रहे हैं। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो हमारा ये उष्णकटिबंधीय वन जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र है। और उष्णकटिबंधीय वन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अक्सर विषुवत रेखा पे होते हैं। कहाँ पे? विषुवत रेखा। उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं ये अक्सर विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त तापमान के कारण जो है यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन है वो एक आदर्श होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम पकाने के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं? ये है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का जो सूत्र है वो होता है CaCO2। ये कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र है। और कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है कि ये नमी के साथ प्रक्रिया करके कार्बाइड गैस बनाता है जो कच्चे फलों को पकाता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे इसको पानी में मिक्स करके कच्चे फलों पे डाला जाता है और उन्हें कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, जिससे वो हमारे फल बहुत अच्छे से पक जाते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? दोस्तों ये बहुत बड़ा रीजन है दूषित जल वाला। और ये दूषित जल पीने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जबकि हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा शुद्ध पानी पिएं, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से आज के समय में हमें कोई भी चीज़ें शुद्ध रूप से नहीं मिल पा रही है, चाहे वो खाने की चीज़ें हों या पीने की चीज़ें हों या कुछ भी हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मानव जीवन का जो स्वास्थ्य है वो बहुत प्रभावित हो रहा है। तो दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? इसमें एड्स है, एनीमिया है, टाइफाइड है और टिटनेस है। तो जो दूषित जल पीने से होती है वो
टाइफाइड होती है। और एनीमिया जो है ये क्या करता है कि ये रोग शरीर में खून की कमी ले आता है। एनीमिया से शरीर में खून की कमी होती है। और टिटनेस क्या है? टिटनेस जो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु के कारण होता है। जबकि एड्स हमारा जो है ये किसी रक्त के संपर्क में आने से या किसी संक्रमित व्यक्ति के वीर्य इन सब से फैलता है एड्स। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CO, N2O और CH4 CH। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो है CO। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं कि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। और जो ये CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। N2O क्या है? N2O आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। और ये CH4 क्या है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और जो CO है ये आपका CO क्या है? CO आपका जो है ये ग्रीन गैस नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? अच्छा, पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विबीजपत्री पौधे होते क्या हैं। ऐसे फल जिनके बीज जो है, चाहे आप फल ले लीजिए या कुछ और चीज, फल ही ले लेते हैं। ऐसे फल या ऐसी फसल जिनके बीज 2 पत्ती वाले होते हैं और उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे जिनमें नॉर्मल आप समझ लीजिए कि जिस फल में 2 दालें होती हैं। जैसे बांस को जब हम तोड़ेंगे तो क्या इसमें 2 दाल, जैसे मटर है, चना है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, तो इसमें क्या, इसमें 2 दालें निकलती हैं। केला है, केला में भी नहीं होता। गन्ने में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें आपका द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? ये हमारा है सरसों। और इसमें बांस, केला, गन्ना आदि ये सब द्विबीजपत्री पौधे नहीं हैं। और द्विबीजपत्री पौधे जैसे ये हमारी सरसों हो गई, और आप ये देख पा रहे हैं सरसों के बीज को। तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ना कि इसका संपूर्ण एक ही टुकड़ा होता है। तो इन्हीं को, मतलब 2 दाल वाली फसलों को हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधे में जो जल का अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। तो जो प्लांट होते हैं, ये आपका प्लांट है, तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जड़ों से वाटर को ऑब्जर्व करता है, पानी को, और उसे पेड़ में, पत्तियों में, उसकी शाखाओं में, सभी जगह पे भोजन बनाने के लिए जाइलम जो है पानी पहुंचाने का काम करता है। और जल का जो सबसे बड़ा अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा ही संभव है। अगर किसी प्लांट में आप जल पहुंचाना चाह रहे हैं, उस प्लांट को जल की ज़रूरत है, तो वो मिट्टी से, जाइलम क्या करता है? मिट्टी से जल को ऑब्जर्व करता है और एक पौधे के संपूर्ण भाग में जल को पहुंचाता है। और ये जो है खनिज प्रवाह का कार्य करता है। जाइलम का काम एक और होता है कि जाइलम जो है क्रमशः नम और कठोर लकड़ी, जो कुछ लकड़ियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, कुछ बहुत हार्ड हो जाती हैं, तो इसके निर्माण में भी मदद करता है जाइलम। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? प्रथम साहित्य स्रोत आपका कौन सा है? भारत का जो सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में किस देवता को महत्व दिया गया है? तो ऋग्वेद में जो है हमारे इंद्र देवता जी को बहुत महत्व दिया गया है। और ऋग्वेद के जो 4 बड़े सिद्धांत हैं वो क्रमशः 10वें मंडल, वो क्रमशः किसमें? 10वें मंडल में मिलते हैं। और ऋग्वेद में जो है 1028, ऋग्वेद में क्या है कि 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028। और इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। और ये भारत का जो है सबसे प्राचीन
ग्रंथ भी है ऋग्मंडल, ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में जो 99% भाग पर गैसों का विस्तार है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। वायुमंडल में जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, और जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। वायुमंडल में सभी गैसों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है, और इसकी जो परसेंटेज होती है, उपस्थिति होती है, वो 78% होती है। जबकि हमारी ऑक्सीजन जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, किसी भी जीवित प्राणी के लिए, तो वो कितनी होती है? वो 21% पाई जाती है। 99% नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं, और शेष इसमें जो 1% बचता है, इसी 1% में हमारी और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, और शैक्षणिक भ्रमण कराया जाता है पर्यावरणीय अध्ययन में छात्रों को। तो इसमें क्या होता है, शैक्षणिक भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है। इसमें कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी में किस चीज की? लवणों की सांद्रता अधिक होती है। किसकी होती है? लवणों की सांद्रता अधिक होती है कार्यकीय रूप से। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थी के अधिक स्तर को जाना जाता है तथा आवश्यक उपचार किया जा सकता है, ताकि छात्रों को अधिगम संबंधी जो समस्याएं हैं उसके कारण के जो अवरोध हैं वो उत्पन्न ना हो। तो निरंतर क्या होता है, मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में क्या होता है कि परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, और उनके मन में ये भय नहीं रहता है। इसके द्वारा शिक्षण जो है उद्देश्यों को अधिकतम प्राप्ति संभव होती है। किससे? सतत और व्यापक मूल्यांकन से। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो घास चरने वाले पशु हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो जो चरने वाले पशु हैं वो वनस्पतियों को क्या करते हैं? समान रूप से नहीं खाते हैं। चरने वाले पशु वनस्पतियों को समान रूप से नहीं खाते हैं, बल्कि उन्हें चुन चुन कर खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अपने पसंद की वनस्पतियों को अधिक खाते हैं, तो इससे वो वनस्पतियाँ क्या होती हैं? धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो जो स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। इनमें से कौन से विटामिन जो स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो वो है कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी से क्या होता है कि ये जो है अस्थियों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। और विटामिन के का काम क्या होता है? विटामिन के का काम थक्का जमाने के लिए होता है। विटामिन के से क्या होता है? थक्का जमता है। जैसे आपको कहीं पे चोट लग गई तो जो ब्लड के थक्के जमते हैं वो किस विटामिन से होते हैं? विटामिन के की वजह से ब्लड का थक्का जमता है। और विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो विटामिन सी होता है ये त्वचा के लिए आवश्यक होता है। और क्या करता है कि पोटेशियम और ये जो के है ये क्या करता है कि विभिन्न अंगों, कोशिकाओं और कोशिकाणुओं को सही तरह से कार्य करने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है। तो जो स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक होता है वो हमारा आंसर क्या है? कैल्शियम एवं विटामिन डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट केटू। एक बार हम देख लेते हैं। ये नेचर का एकदम खूबसूरत नज़ारा है।
जो भारत की हिमालय चोटी है, माउंट केटू। एकदम बहुत ही शानदार नज़ारा है ये। और गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं। केटू चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है, इस चोटी की जो ऊंचाई है, इसकी ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? ये आपकी 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर है इसकी ऊंचाई और यह विश्व की दूसरी उच्चतम चोटी है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है ये 8,586 है। 8,586 है और यह विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। ये कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि है वो किस पे आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर। और जो खेल विधि का मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों को स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षण खेल का मुख्य उद्देश्य है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसका क्या नाम है? तो पहले हम अपना एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। वायुमंडल ये हमारी पृथ्वी है। तो इसमें पूछा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? जो सबसे निचली परत है ये है ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल की जो सीमा होती है ये विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर तक, ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होती है। इसकी जो ये ऊंचाई होती है ये कितनी होती है? 8 किलोमीटर तक होती है। और जो ये है क्षोभ मंडल, ये पारिस्थितिकी तंत्र हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं घटती हैं वो इसी क्षोभ मंडल में घटती हैं। जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, ये सब चीजें किसमें घटित होती हैं? इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान जो है वो 1 सेल्सियस की औसत दर से घटता रहता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम होता है? क्षोभ मंडल। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम स्कर्वी है। और स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों में खून आता है और जख्म जल्दी नहीं भरता। जो आपको चोट लग गई है या मसूड़ों में सूजन है, वहाँ पे आपको ब्रश से या किसी चीज़ से अगर थोड़ा सा घिस गया है तो उसमें क्या होता है कि वो जो आपको जख्म होते, चोट लगती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती हैं। और विटामिन बी की कमी से जो होता है वो बेरी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी की कमी से। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और रक्त में जो लौह कमी होती है, शरीर में थकान बहुत होती है। किस चीज़ की थकान? किसकी वजह से होती है? जब बॉडी में आपके आयरन की कमी हो जाती है, लौह, जैसे आप नॉर्मल समझ लीजिए लोहे। तो जब रक्त में लौह की कमी होती तो शरीर में थकान बहुत ज़्यादा होती है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस अफसर हैं वो हैं किरण बेदी जी। और इन्होंने 1972 बैच की अफसर हैं ये किरण बेदी। और वर्तमान में किरण बेदी जो है वो पुदुचेरी की राज्यपाल भी हैं। कहाँ की? पुदुचेरी की राज्यपाल हैं ये किरण बेदी जी हैं, आप देख पा रहे हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? असम का एक सींग वाले गैंडे का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? काजीरंगा। और असम के जो गोलाघाट और नौगांव जिले में ये स्थित है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य।
और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्धि मिली है और ये मानव राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में बाघ के अंतरिक्ष परियोजना और हाथियों के आरक्षित क्षेत्र से संबंधित जीव मंडल है। और जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात में, वहाँ पे क्या है, एशियाई शेरों का है। ये गिर जो है ये गुजरात में एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ये उनका एकमात्र निवास स्थान है। और कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले में 1955 में स्थापित किया गया था कान्हा। असम का प्रसिद्ध, ये देखो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा आप देख पा रहे हैं, ये एक सींग वाला गैंडा फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, स्लेट, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। आग्नेय का उदाहरण कौन सा है? बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि क्या चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर कैसी है? एक अवसादी चट्टान है और यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों से मिलकर बनी होती हैं। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एक खनिज है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो जो ओजोन परत का विस्तार होता है वो पृथ्वी के किस सतह पे होता है? स्ट्रेथोस्फीयर, समताप मंडल में। स्ट्रेथोस्फीयर में ओजोन परत का विस्तार होता है और ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले हिस्से में होती है। और ओजोन परत का कार्य क्या होता है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। ये आप देख पा रहे हैं स्ट्रेथोस्फीयर, ये आपका स्ट्रेथोस्फीयर है, ये आपकी ओजोन लेयर है। तो ये क्या करती है? ओजोन परत का कार्य क्या होता है? जो सूर्य से परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, परावैंगनी, तो ये क्या करती है? इनका अवशोषण करती है, इन्हें यहीं पे ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे ये ट्रोपोस्फीयर में पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती हैं। और जब ये अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगी तो क्या होगा? इससे त्वचा कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव हैं। और गुरु नानक जी का जन्म जो है वो 1469 में कहाँ पे हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म 1469 में तलवंडी नामक जगह पर हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी। तलवंडी कहाँ पे पड़ता है आपका? ये पंजाब में है। इसी जगह पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, इनका जन्म स्थान है ये। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापते हैं? सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। और सिस्मोग्राफ यंत्र में जो है वो रिक्टर पैमाना लगा होता है, जिससे भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य का जो प्रकाश है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है और यह घटना क्या कहलाती है? मकर संक्रांति कहलाती है। और 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य मध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं पर क्या होता है? दिन रात बराबर हो जाता है। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात आपका बराबर होता है। दोनों का जो समय होता है वो बराबर होता है, दिन और रात। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि किस दिन जो है दिन और रात बराबर होता है? तो एक 21 मार्च
और 23 सितंबर को आपका दिन और रात बराबर होता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? लेखक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कई अन्य रचनाएं भी हैं, जिसमें पाखंड, खंडन, वेदभाष्य, भूमिका, ऋग्वेदवाद विभाष्य, भूमिकाएं इत्यादि होती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। किस समाज की? आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। कब? सन 1875 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने। और ये कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? बम्बई। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है, और भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, और घूमर जो है वो राजस्थान का है। तमिलनाडु का क्या है? भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम। और राजस्थान का जो है घूमर है। आपने दीपिका पादुकोण जी का गाना सुना होगा, घूमर घूमर, जो बहुत फेमस हुआ था। और उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का कथक। ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ औरतें जो है आपस में इकट्ठा होके एक गोल सा चक्र बनाती हैं, और जिसमें ये घूम घूम के डांस करती हैं। इसे क्या कहते हैं? बिहू डांस का नाम दिया गया है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। ये आप देखिए, ये एक खाद्य श्रृंखला है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक ऐसे जाल बुना हुआ है जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे चिड़िया क्या है? चिड़िया पत्तियों को खाती है। चिड़िया को कौन खाता है? सांप खा जाता है। सांप को कौन खाता है? बाज खा जाता है। और पत्ते को कीड़े खाते हैं। कीड़ों को मेढक खाता है। फिर पत्ते को तितलियां खाती हैं। तितलियों को कौन खाता है? मेढक खाता है। और मेढक को सांप खा जाता है, और मेढक को बाज भी खाते हैं। फिर पत्तियों को गिलहरियां खाती हैं। गिलहरियों को ये फॉक्स या गीदड़ जो भी हैं ये खाते हैं। चिड़ियों को भी खा जाते हैं। तो ये सबको मिला के एक कड़ी बनती है, एक जाल सा बुना होता है जिसमें सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो यही एक खाद्य श्रृंखला होती है। तो खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह होता है वो क्या कहलाता है? खाद्य जाल होता है। खाद्य श्रृंखला का मतलब यही होता है कि यह एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। सब एक दूसरे की जरूरतों पर निर्भर होते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।